आरुषि रणवीर के छूने से सहम सी जाती है और वह उससे दूर होते हुए कहने लगी, आप मुझसे दूर ही रहिए, मेरे करीब नहीं आइए। यह सुनकर के रणवीर की स्माइल निकल गई और वह कहने लगा, बस कुछ मिनट के बाद तुम मेरी हो जाओगी और फिर मैं तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं जाऊंगा और ना ही तुम कहोगी कि मुझसे दूर रहो। आरुषि इस वक्त बहुत ज़्यादा ही सोचे जा रही थी। रणवीर जाने लगा और बोला, जब कुछ लड़कियां तुम्हें लेने आए तो चले आना स्वीटी। इतना कहकर के रणवीर वहां से चला जाता है। आरुषि खुद में ही घबराई हुई थी और सोचों में खोई हुई थी कि मेरा भाई कैसा होगा, वो ठीक से होगा ना, इन लोगों ने पता नहीं उसे कैसे रखा होगा। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया था। उस मैसेज में एक वीडियो था। आरुषि अपना फ़ोन ओपन करती है और वह देखती है कि एक अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था। उस मैसेज पर एक वीडियो था। वह वीडियो जैसे ही क्लिक करती है और आरुषि के हाथों से फ़ोन छूटकर नीचे गिर जाता है। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वह वीडियोज में रूहान एक लड़की के साथ एक ही बिस्तर पर सोया हुआ है। यह देखकर तो आरुषि अपने होश हवास खो चुकी थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वह वहीं बिस्तर पर बैठ जाती है। वह तो अब अपने होश में ही नहीं थी। वह बिल्कुल सोच भी नहीं सकती थी कि रूहान आरुषि के साथ ऐसा भी कर सकता है। रूहान आरुषि को कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। आरुषि को इतना पता था, पर वो जो अपनी आंखों से जो वीडियोज में देखी वह क्या था। वह सोचने लगी, शायद किसी ने उसके साथ गंदी हरकत की हो कि मैं रूहान से अलग हो जाऊं। कहीं यह इसी शैतान का तो काम नहीं है। अभी वह अपने सोचों में ही गुम थी कि दो लड़कियां उसे लेने के लिए आ गई। अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। एक तो अपने भाई शुभ की टेंशन, ऊपर से रूहान से वह प्यार करती थी, मगर वह रूहान से शादी भी नहीं कर सकती थी क्योंकि आज रणवीर से उसकी शादी होने जा रही थी। दूसरी तरफ रूहान किसी और लड़की के साथ, यह सारी बातें सोचकर उसे बहुत ज़्यादा ही टेंशन होने लगा था। वह इन्हीं सब सोचों में गुम थी कि उसे चक्कर आ गया और वह गिरने को हुई, मगर उन दोनों लड़कियों ने मिलकर उसे बेड पर संभाल कर सुला दी और वह जाकर रणवीर से कहने लगी, सर वह मैडम को कुछ हो गया है, वह बेहोश हो गई हैं। यह सुनना था कि रणवीर की तो हालत ही ख़राब हो गई। वह दौड़ते हुए आरुषि के कमरे में गया। वह जब देखता है तो सच में आरुषि बेड पर ही बेहोश पड़ी हुई थी। उसे इस तरह से देख कर के रणवीर को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब तक से जय भी वहाँ पर आ गया और कहने लगा, तुम घबराओ मत, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। रणवीर बोला, हाँ हाँ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। कुछ ही देर में डॉक्टर भी वहाँ पर आ गए। डॉक्टर ने आरुषि को चेकअप किया तो कहने लगे, घबराने की कोई बात नहीं है, इनको कुछ ज़्यादा ही वीकनेस और टेंशन हो गई है, ये डिप्रेस है, इस वजह से वह बेहोश हो गई हैं और घबराने वाली कोई बात नहीं है, यह दिमागी तौर से बहुत ज़्यादा ही सोच में है। यह सुनते ही रणवीर सोच में पड़ गया, कहीं यह मेरी वजह से ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। मैं ही इस बेचारी के साथ कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर सा बिहेव कर रहा हूँ, पर मैं टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ स्वीटी। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें देना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही खुश रह सकता हूँ। इतना कहते हुए वह डॉक्टर से पूछने लगा, इन्हें कब तक होश आ जाएगा। डॉक्टर कहने लगे, बस कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। मैं इंजेक्शन लगा दिया है, घबराने की कोई बात नहीं है। इनका ध्यान रखिएगा, इन्हें किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं देना है, वरना आगे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है। इतना सुनते ही रणवीर सोच में पड़ गया, आरुषि को हो क्या गया। वह यह नहीं चाहता था कि आरुषि बीमार पड़ जाए। डॉक्टर दवा देकर वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी तरफ रूहान आज रात की फ़्लाइट पकड़ने के लिए तैयार था और वह सारा सामान पैकिंग करने लगा था और अपने मन में सोचे जा रहा था, आरुषि जान, मैं अब तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ रहा हूँ और मैं आते ही तुमसे मिलूँगा और भाई से मिलवाऊँगा तुम्हें। हमारी शादी बहुत जल्द हो जाएगी, हम दोनों एक हो जाएंगे। तभी उधर सनाया भी उसके कमरे में आ गई और कहने लगी, तुम जो सोच रहे हो
वह कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि जो तुमने और मैं एक साथ रात बिताई थी उन सब की वीडियोज़ तुम्हारे आरुषि के पास पहुंच चुकी है और वह वीडियोज़ देख भी चुकी है और वह तुम्हारी कभी नहीं हो सकती है। इतना सुनते ही रूहान की तो हालत ही ख़राब हो गई। वह सनाया के करीब आकर उसके बालों को कस के पकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आरुषि के साथ इतनी घटिया हरकत करने की? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम सच में बहुत ही गिरी हुई लड़की हो? मैं तुमसे नफ़रत के सिवाय प्यार तो भूल ही जाओ कि मैं तुमसे प्यार करूँगा। इतना कहकर उसके बालों को एक झटके से छोड़ दिया। सनाया बस उसे ही देखते रह गई। वह तो रूहान से प्यार की उम्मीद लगाए बैठी थी, पर यहाँ तो उल्टा ही उसे रूहान नफ़रत करने लगा था और अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। रूहान कहने लगा, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, कभी वापस मेरी नज़रों के सामने आना भी मत। रूहान की बातें उसके दिल में तीर की तरह लग रही थी। उसे बहुत तकलीफ़ हो रहा था कि रूहान उसे समझ नहीं रहा था, क्योंकि रूहान आरुषि को दिलो जान से प्यार करता था, तो फिर वह किसी और लड़की को क्यों प्यार करेगा। पर आरुषि को वह वीडियो सनाया दे चुकी थी, तो अब रूहान को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि आरुषि उसके बारे में क्या सोच रही होगी। कहीं आरुषि सच में यह सब ना मान ले कि मैं उसे धोखा दे चुका हूँ। अगर ऐसा हुआ तो रूहान आरुषि के बिना नहीं रह पाएगा। यह तो बहुत गलत हुआ। रूहान जो खुश था और वह बहुत ही उदास हो गया था, उसका दिल बेचैन हो उठा। वह आरुषि के फ़ोन पर कॉल करने लगा, मगर उसका फ़ोन गिरने की वजह से साइलेंट में हो गया था और उसका फ़ोन टेबल पर रखा हुआ था। वहाँ पर किसी की नज़र भी नहीं जा रही थी, जबकि रणवीर भी वहीं पर खड़ा था, मगर वह फ़ोन की तरफ नहीं देख रहा था। वह तो सिर्फ आरुषि को देख रहा था। इधर आरुषि अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। रणवीर उसके पास बैठा हुआ था और उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था, मगर आरुषि अभी बिल्कुल होश में नहीं आई थी। कुछ ही देर के बाद आरुषि कुनमुनाने लगी। यह देख कर के रणवीर खुश हो गया और कहने लगा, आरुषि स्वीटी, तुम ठीक तो हो ना? उठो, तुम्हें क्या हो गया था अचानक से? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? आरुषि एक पल के लिए तो चौंक सी गई कि मैं कहाँ हूँ। फिर उसे याद आया कि मैं तो इस जालिम के हाथों गिरफ्तार हूँ। यह सोच कर के वह एक सांस भरी और कहने लगी, मैं ठीक हूँ। तभी रणवीर कहने लगा, स्वीटी, अगर तुम्हें यहाँ से उठने में दिक्कत महसूस हो रही हो तो तुम कहो, मैं तुम्हें उठाकर मंडप तक ले चलूँ। आरुषि अभी कुछ बोलती कि तभी रणवीर उसे अपनी गोद में उठा लिया और कहने लगा, चलो जाना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी स्वीटी, तुम्हें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना। स्वीटी, किस चीज़ की दिक्कत है तुम्हें, मुझे बताओ ना स्वीटी। आरुषि चिल्लाकर कहने लगी, मुझे नीचे उतारिए, मुझे किसी और से मोहब्बत है, समझते क्यों नहीं हो आप। इस वक्त आरुषि की बातें रणवीर के कानों में बिल्कुल भी नहीं जा रही थी, क्योंकि आरुषि को लेकर के वह काफ़ी ज़्यादा ही परेशान था और आरुषि की तबीयत भी ठीक नहीं थी। इसीलिए वह आरुषि को कुछ कहना नहीं चाहता था, वरना उसे गुस्सा बहुत आ रहा था कि यह सुनकर के आरुषि किसी और से प्यार करती है, उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। यह जानकर के रणवीर कहने लगा, स्वीटी, तुम भले ही अभी प्यार नहीं कर रही हो जाना, लेकिन तुम्हें मुझसे प्यार एक न एक दिन हो ही जाएगा, और जिस दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा उसी दिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा। पर अभी मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के करीब जाओ। इस वजह से मैं तुम्हें अपने करीब रखने के लिए मैं यह शादी कर रहा हूँ। आरुषि को अपने गोद में उठाए हुए मंडप में ले जाकर उसे वहीं पर बैठा दिया। पंडित जी पहले से ही आए हुए थे, वह रणवीर के आते ही मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिए। आरुषि बस आंखों से आंसू बहाए जा रही थी, अंदर ही अंदर खून के घूंट भी पिए जा रही थी। एक तो सुबह की टेंशन, ऊपर से रूहान की टेंशन कि
रूहान उससे प्यार करता है, पर वह किसी और लड़की के साथ कैसे सो सकता है। आरुषि रणवीर के साथ मंडप में बैठी जरूर थी, मगर वह यहाँ न होकर के कहीं और थी। उसका ध्यान रूहान पर ही था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वह बस जो हो रहा था उसको चुपचाप किए जा रही थी। वह ना चाहते हुए भी चुप थी, और वह कर भी क्या सकती थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया। शादी का मंत्र पढ़ते हुए पंडित जी ने कहा, आप दुल्हन के मांग में सिंदूर भरिए। रणवीर ने आरुषि की मांग में सिंदूर भर दिया और मंगलसूत्र पहना दिया। अब आरुषि हमेशा के लिए, बल्कि 7 जन्मों के लिए रणवीर ओबेरॉय की हो गई। अब रणवीर गहरी सांस लिया और कहने लगा, अब मैं सुकून से हो गया, क्योंकि अब मेरी स्वीटी किसी की नहीं हो सकती, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है। जब रणवीर आरुषि की मांग में सिंदूर लगा रहा था तो वह बहुत ज़्यादा ही रोई जा रही थी, क्योंकि उसे रूहान की याद बहुत आ रही थी। रूहान उसके रोम रोम में बसा हुआ था। उसे रूहान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और रूहान भी आरुषि से बहुत मोहब्बत करता था। मगर फिर एक पल में ही आरुषि को वह वीडियोज़ याद आ गई कि रूहान किसी और लड़की के साथ। यह सोचकर उसका खून खौल गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी ज़िंदगी के साथ क्या हो रहा है। फिर पंडित जी ने दोनों को खड़ा होने को कहा और फिर 7 फेरे लेने के लिए बोले। दोनों ने एक एक करके 7 फेरे लिए। आरुषि के कदम ही नहीं बढ़ रहे थे। रणवीर यह देखकर आरुषि को अपनी गोद में उठा लिया और फेरे कंप्लीट किया, और 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए थे। आरुषि रणवीर के करीब आकर कहने लगी, अब तो मेरे भाई को छोड़ दो। रणवीर कहने लगा, मैंने तुम्हारे भाई को तो कभी बंद किया ही नहीं था, वह तो बिंदास बाहर खेल रहा है। इतना सुनते ही आरुषि अपने भाई शुभ के पास दौड़ पड़ी। जब वह घर के पीछे देखती है तो बहुत सुंदर गार्डन था। उस गार्डन में शुभ जय के साथ खेल रहा था। जैसे ही शुभ आरुषि को देखा, दौड़कर आरुषि के गले लग गया और कहने लगा, दीदी आप यहाँ और इस तरह से गेटअप में, आप कोई प्ले करने वाली हैं क्या? अपने कॉलेज में कोई प्ले है क्या? आरुषि कहने लगी, हाँ बच्चा, आप ठीक हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? यह सुनकर के शुभ कहने लगा, दीदी आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? देखिए ना, जय भैया कितना अच्छा से खेल रहे हैं मेरे साथ। यह मेरे दोस्त बन चुके हैं, पर आप यहाँ कैसे? आरुषि कहने लगी, तो मैं आपको ही लेने आई हूँ, चलिए घर चलते हैं। शुभ जय की तरफ देखते हुए कहने लगा, जय भाई मैं जा रहा हूँ, मेरी दीदी आ गई हैं, अपने दीदी के साथ जा रहा हूँ मैं। जय कहने लगा, ठीक है शुभ। वह जैसे ही उस बंगले से जाने वाली होती है कि रणवीर आकर कहने लगा, कहाँ जल्दी मैडम, अब तो आप मेरी वाइफ ही हो गई हैं। अब कहाँ जा रही हैं? अब आपको जहाँ जाना होगा आप मेरी बॉडीगार्ड लेकर जा सकती हैं, हमारी बॉडीगार्ड्स के साथ ही जाइएगा, है ना साले साहब, कैसे हैं आप? इतना कह करके वह शुभ को अपनी बाहों में कस लिया और उसके गाल को छू लिया। रणवीर शुभ से पहले भी मिल चुका था। शुभ कहने लगा, मैं ठीक हूँ, पर आप दीदी को ऐसे क्यों बोल रहे हैं? और दीदी आपकी वाइफ कैसे हो गई? आप भी कॉलेज में प्ले करने वाले हैं क्या दीदी के साथ? शुभ की बातें सुनकर रणवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई और वह कहने लगा, नहीं शुभ बच्चा, मैं तो आपकी दीदी से शादी कर चुका हूँ, और वह भी सच का। मैं अब आपका जीजू हूँ, अब आप मुझे जीजू ही बोलना। इतना सुनते ही शुभ कहने लगा, यह कैसे हो सकता है? पर डैडी तो जानते ही नहीं हैं। रणवीर बोला, आपके डैडी पहले से ही जानते हैं, मैं उन्हें पहले ही बता चुका हूँ। आरुषि हैरान नज़रों से, जब मेरे डैड जानते हैं तो फिर मेरे डैड इस शादी में क्यों नहीं शामिल हुए थे? यह सुनकर के रणवीर की बोलती बंद हो गई। वह कहने लगा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ स्वीटी, उन्हें नहीं आना था, वह नहीं आए, बस मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, इस वजह से मैं जा रहा हूँ। आपको कहीं जाना है तो मेरे साथ जाना है, ऐसे आपको जाना अलाउड नहीं है। और जैसे कहने लगा, आरुषि को ओबेरॉय पैलेस ले जाओ। आरुषि कहने लगी, मेरे कपड़े घर पर हैं। रणवीर बोला, कपड़े तुम्हें मिल जाएंगे। जय पीछे ही खड़ा था, वह आकर कहने लगा, रणवीर तू कहाँ जा रहा है? रणवीर कहने लगा, मुझे बहुत अर्जेंट मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ, सबका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है।
अभी रणवीर जा ही रहा था कि तभी आरुषि कहने लगी, मुझे घर जाना है, मैं जा रही हूँ घर। रणवीर पीछे पलट कर के कहने लगा, तुमको घर जाना हो या फिर यहाँ से कहीं पर भी जाना हो, मगर अकेले तुम नहीं जा सकती हो, जय के साथ ही जाना है और पैकिंग करके सीधे ओबेरॉय पैलेस आना। यह सुनकर के जय कहने लगा, रणवीर तुम जाओ मीटिंग में, मैं आरुषि जी को ड्रॉप कर दूँगा। रणवीर के जाने के बाद आरुषि कहने लगी, जय भाई क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? जय कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, चलिए। जय आरुषि और शुभ को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसे घर तक छोड़ने चल पड़ा। कुछ ही देर में आरुषि अपने घर पर पहुंच गई। वह फ़ौरन से जाकर चेंज कर लेती है। अब वह कितना भी चेंज कर ले या कुछ भी कर ले, अब तो लीगली रणवीर ओबेरॉय की पत्नी हो गई है और वह आरुषि आर्या से आरुषि रणवीर ओबेरॉय हो चुकी है, मिसेज ओबेरॉय बन चुकी है। आरुषि अपने फ़ोन से रूहान को कॉल करने लगी, पर रूहान का फ़ोन नहीं लग रहा था क्योंकि वह फ़्लाइट में था, उसका फ़ोन बंद था। आरुषि इधर बहुत ज़्यादा ही घबराई हुई जा रही थी। उसे पता नहीं, बहुत ज़्यादा ही उसका दिल घबरा रहा था, उसे बिल्कुल भी होश नहीं था, वह क्या ही करे। उधर बृजमोहन जी को ऑफिस में पता चला कि रणवीर ओबेरॉय शादी कर चुका है। उसके सारे एम्प्लॉय आपस में बातें किए जा रहे थे कि रणवीर सर शादी कर चुके हैं, पर अचानक ऐसे छुप छुप कर शादी करने की क्या ज़रूरत थी? वह तो खुद ही इतने बड़े आदमी हैं, फिर इन्हें इस तरह से छुपा कर शादी करने की क्या ज़रूरत थी? बृजमोहन जी यह सुन कर के हैरान हो गए थे और वह डर गए थे कि कहीं यह डेविल मेरी बेटी के साथ तो कुछ। यह सोचते हुए वह फ़ौरन से ऑफिस से निकले और वह ऑटो में बैठे और घर की तरफ निकल पड़े। अभी वह आधे रास्ते गए थे कि उन्हें फ़ोन पर किसी का कॉल आया। वह कॉल रिसीव किए। किसी ने उनसे कहा, आपकी बेटी की शादी मिस्टर ओबेरॉय से हो चुकी है। यह सुनते ही बृजमोहन जी पूरे पसीने पसीने हो गए थे। उनकी बोलती बंद हो चुकी थी, उनका गला रुक सा गया था, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रणवीर ओबेरॉय ऐसा कुछ कर सकता है। वह इतना खतरनाक काम कैसे कर सकता है? इतना गिरा हुआ हरकत उनकी बेटी के साथ कैसे कर सकता है? वह आरुषि को कॉल लगाती हैं, मगर आरुषि का फ़ोन नहीं लग रहा था। वह बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। वही आरुषि की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब उसे पहले से कहीं उसे होश ही नहीं था। वह सोच सोच कर उसकी हालत ख़राब हो रही थी। उसे बार बार रणवीर का टच करना उसकी आत्मा को जलाकर राख कर रहा था कि अब उस इंसान के साथ रहना होगा। मैं उसकी पत्नी हो गई, अब मुझे उसके नाम की मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना पड़ेगा। जब उसका मुझ पर कोई हक नहीं था तब वह मुझे टच करता था, पर मैं तो अब उसकी पत्नी हो गई हूँ, तो अब मेरे साथ पता नहीं वह क्या करेगा। वह खून के आंसू रोए जा रही थी। शुभ उसे देखकर कहने लगा, दीदी तुम रो मत, मैं उस इंसान से बिल्कुल भी नहीं डरूंगा, वह बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, मैं उसे मार दूंगा। इतना सुनकर के शुभ को देखते हुए उसे गले लगा लेती है और कहने लगी, नहीं भाई तुम कुछ नहीं कर सकती हो। शुभ बच्चा तुम अभी बहुत छोटे हो ना, इन सब चीज़ों में तुम बिल्कुल भी नहीं पड़ो, मैं सब संभाल लूँगी। आंसू उसकी ब्लू आंखों से होते हुए उसके सफ़ेद गालों पर लुढ़क गए थे। भींगी आवाज़ में खुद से बोली, आज मेरे लिए बहुत ही दुख का दिन है। और वहीं दूसरी तरफ रूहान ने मुझे धोखा भी दे दिया। यह बोलते हुए उसने घुटनों से अपना मुंह लगाकर और सिसक सिसक कर रोने लगी। रह रहकर एक एक पल उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसका मन हो रहा था कि वह खुद को नोच ले। कितना वक्त तक ऐसे ही गुजर गया ना उसकी तड़प कम हुई और ना ही उसके आंसू रुके। तभी ज़बरदस्ती चलते हुए बृजमोहन जी आर्या हाउस के बिल्कुल सामने रास्ते में बृजमोहन जी ने बहुत कोशिश की कि वह सीधा से चल पाएं, मगर उन्हें चक्कर आने लगे थे। जैसे ही बृजमोहन जी गेट के अंदर कदम रखे तो वह हैरान हो गए, क्योंकि बृजमोहन जी लड़खड़ा रहे थे और लड़खड़ाते हुए ही उन्होंने देखा कि आरुषि की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनी हुई थी। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। उनको देख कर के आरुषि जल्दी से उठ खड़ी हुई और बोली, डैड इस वक्त यहाँ। बोलते हुए वह तेजी से बृजमोहन जी की तरफ भागी, इससे पहले कि आरुषि उन तक पहुँचती।
बृजमोहन जी लड़खड़ा करके जोर से ज़मीन पर गिर पड़े। एक दर्दनाक चीख आरुषि के मुंह से निकली, डैड। आरुषि का डर उसकी आंखों से वह निकला। आरुषि और शुभ दोनों जल्दी से बृजमोहन जी के नज़दीक गए और उनका सर उठाकर अपनी गोद में रख ली। शुभ भी बृजमोहन जी को ऐसी हालत में देख करके रोने लगा था और कहने लगा, दीदी क्या हो गया है डैड को, यह क्यों इस तरह से गिर गए। आरुषि खुद को संभाले, या डैड को संभाले या फिर शुभ को संभाले, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह कहने लगी, शुभ बच्चा आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, बच्चा डैड ठीक हो जाएंगे। वह भी सोच नहीं पा रही थी कि वह क्या करे और रोते हुए बोली, डैड डैड उठिए ना, क्या हुआ है आपको, प्लीज़ आंखें खोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना। आरुषि लगातार उनको झकझोर रही थी और शुभ भी, पर बृजमोहन जी कोई हरकत नहीं कर रहे थे। कल्याणी आंटी नहीं थी, वह अपने दोस्त की बेटी की शादी में गई हुई थी। आरुषि कहने लगी, शुभ अगर आंटी होती तो कुछ करती ना, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शुभ बोला, हाँ दीदी, डैड को क्या हुआ है, डैड आंखें खोलो ना, जल्दी से उठिए ना, कुछ बोलिए ना प्लीज़ प्लीज़। वह अपनी छोटे छोटे हाथों से बृजमोहन के चेहरे को सहलाए जा रहा था और उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। उनको ऐसे देख करके जैसे आरुषि की जान हलक में आ गई थी। वह सिसकते हुए बोली, मैं पानी लेकर आती हूँ। शुभ बेटा तुम यहीं देखते रहो डैड को, डैड मैं आपको कुछ होने नहीं दूँगी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। यह बोलते हुए आरुषि भागकर एक गिलास में पानी लेकर आई। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। आरुषि ने पानी की छींटें उनके चेहरे पर मारी। पानी डालने के बाद भी बृजमोहन जी ने आंखें नहीं खोली तो आरुषि का दिल बैठ गया। शुभ भी डर गया था। उन दोनों की आंखें हैरत से फट गई। एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकली, डैड। शुभ भी चिल्लाने लगा, डैड की हालत बहुत नाजुक है, पानी से भी होश नहीं आ रहा है, मुझे डैड को फ़ौरन से अस्पताल ले जाना पड़ेगा। आरुषि ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाई और एम्बुलेंस को कॉल लगाई। आरुषि कहने लगी, मेरे डैड की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी से एम्बुलेंस लेकर आ जाइए। किरण चौक, आपको एड्रेस भेजती हूँ। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सॉरी मैडम, किरण चौक तो यहाँ से काफ़ी दूर है, आने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। उनकी बात सुनकर आरुषि चिल्लाते हुए बोली, आपका दिमाग ख़राब है क्या? मैं अभी आपको बताया ना, मेरे डैड की हालत क्रिटिकल है, आपको फ़ौरन आना होगा, नहीं तो मेरे डैड को कुछ भी हो जाएगा। यह बोलते हुए आरुषि सिसक कर रो पड़ी थी। फिर उसने खुद को संभाला और आंसू साफ करके बोली, नहीं आरुषि नहीं, तुम ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती हो, तुम्हें डैड को संभालना है और शुभ को भी संभालना है, मुझे कैसे भी करके डैड को अस्पताल लेकर जाना होगा। आरुषि उठी और बृजमोहन जी के पास आकर सुबकते हुए, बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए डैड, मैं आपको वादा करती हूँ आपको कुछ भी होने नहीं दूंगी। यह बोल करके आरुषि बृजमोहन जी को उठाने की कोशिश करती है और शुभ से कहती है कि डैड को उठाओ, पर उसकी नाजुक बॉडी और शुभ तो बच्चा था, बृजमोहन जी का भार संभाल नहीं पा रहे थे दोनों। उसने अपनी पूरी जान लगाकर उन्हें उठाया और उनका हाथ अपने कंधे पर डाल दी और उन्हें खींचते हुए बाहर लेकर जाने लगे। उसके दिल में सिर्फ एक तड़प थी, किसी तरह से उन्हें अस्पताल लेकर जाने की। तभी जय, जो किसी काम से अभी उधर ही रुका हुआ था, उसकी नज़र बृजमोहन जी पर पड़ी, जो खुद से बोला, ओ गॉड, उनकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, इस हालत में इन्हें आरुषि जी कैसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगी, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। यह सोचते हुए जय इधर उधर देखने लगा, पर दूर दूर तक कोई भी ऑटो नहीं दिख रहा था। जय ने आह भरते हुए कहा, ओ गॉड, क्या करूं? आरुषि जी के सामने भी इस वक्त नहीं जा सकता हूं, वरना यह कहेंगे कि मैं इधर ही था और यहाँ कोई रिक्शा भी नहीं है। तो वही आरुषि बेताबी से इधर उधर देख रही थी कि कहीं कोई हेल्प करने के लिए मिल जाए। जय खुद से बोला, नहीं, बॉस चाहे जो बोले, मदद तो करनी पड़ेगी। यह बोलते हुए जय गाड़ी में बैठ गया और एक झटके से गाड़ी आरुषि के पास जाकर रोक दिया और खिड़की से मुंह निकाल करके कहा, नीड हेल्प आरुषि जी। आरुषि के लिए वह जैसे किसी फरिश्ते से कम नहीं था। आरुषि कुछ नहीं पूछती है कि तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो या फिर दिस दैट, बस हाँ हाँ में
सिटी हॉस्पिटल जाना है, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए ना। जय गाड़ी से उतरा और डोर खोल दिया। फिर आरुषि की हेल्प करते हुए बृजमोहन जी को गाड़ी में बैठाने लगा और आरुषि और शुभ भी गाड़ी में बैठ गए। आरुषि भी बैठ करके बृजमोहन जी का सर अपनी गोद में रख ली और सिसकते हुए बोली, प्लीज़ जल्दी चलिए, डैड की तबीयत बहुत ख़राब हो गया है। और जय ने गाड़ी की स्पीड और तेज़ बढ़ा दी। थोड़ी देर में ही वह लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। जय जल्दी से गाड़ी से उतरा और ज़ोर से चिल्लाया, कोई जल्दी से स्ट्रक्चर लेकर आओ। जय की आवाज़ सुनकर के 2 वार्ड बॉय स्ट्रक्चर लेकर आते हैं और बृजमोहन जी को उस पर लिटाकर तेजी से इमरजेंसी रूम की तरफ जाने लगे। तभी एक डॉक्टर बृजमोहन जी के पास आकर चेक करने लगा तो आरुषि सिसकते हुए बोली, डॉक्टर क्या हुआ है मेरे डैड को, प्लीज़ बताइए ना। डॉक्टर ने एक पल उन्हें देखा और कहा, इन्हें हार्ट अटैक आया है, इनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। सिस्टर आप जल्दी से इन्हें इमरजेंसी रूम में शिफ्ट कीजिए और डॉक्टर खन्ना को बुला कर के लाइए, यह केस बहुत ही सीरियस है। ऐसा बोलते हुए वह लोग बृजमोहन जी को अंदर लेकर गए। यह सुनकर के आरुषि की तो जैसे सांस थम गई। अचानक ही वह ज़मीन पर गिर गई। उसकी आंखों के सामने धुंध छा गया। शुभ आरुषि के पास बैठकर वह भी रोने लगा। दीदी आपको क्या हो गया है, डैड की तबीयत ख़राब है और आप भी ऐसे करेंगे तो मेरा क्या होगा। जय जल्दी से आरुषि के पास आया और उसको ज़मीन से उठाकर बेंच पर बिठाया और कहने लगा, शुभ आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, मैं हूँ ना। अचानक ही आरुषि का दम घुटने लगा था, उसकी सांस लेने में भी तकलीफ़ होने लगी थी। शुभ भी यह देख कर के रोने लगा था। बृजमोहन जी की ऐसी हालत देखकर तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी आरुषि, क्योंकि फैमिली के नाम पर उसके पास सिर्फ डैड ही तो थे। उसकी हालत ख़राब हो रही थी। जय जल्दी से पानी लेकर आया और आरुषि को पिलाने लगा और तसल्ली देते हुए बोला, आरुषि जी संभालिए खुद को, अगर आप ऐसी हिम्मत हार गई तो आपके डैड का ख्याल कौन रखेगा। आरुषि का दम घुट रहा था। वह सिसक कर रो पड़ी, कहने लगी, मेरे डैड को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं डॉक्टर। यह बोलकर तो वह सिसक कर रोने लगी थी। कितनी ही देर ऐसे ही बीत गई। तभी जय खुद से बोला, बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बॉस को बताना ही पड़ेगा। जय शुभ से बोला, तुम अपनी दीदी का ख्याल रखना, मैं ज़रा एक कॉल करके आता हूँ, बहुत अर्जेंट है, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। यह कॉल करने से शुभ कहने लगा, ठीक है दोस्त आप जाओ। वह आरुषि के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, अंकल ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा परेशान नहीं हो आप, मैं 1 मिनट में आया कॉल करके। आरुषि का ध्यान जय की तरफ था ही नहीं, उसकी नज़रें तो बस इमरजेंसी रूम पर लगी हुई थी। जय ने एक साइड जाकर के रणवीर को कॉल लगाई। रणवीर जो इस वक्त एक मीटिंग में था जिसमें उसकी टीम के सभी इम्पॉर्टेंट आदमी थे। आज रणवीर कंपनी को लेकर के कुछ सीरियस डिसीजन लेने वाला था, इसीलिए यह मीटिंग भी रखी हुई थी। रणवीर ने डिस्प्ले पर प्रोजेक्ट किया हुआ था, वह उसे दिखाते हुए बोला, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारी कंपनी इंडिया के दूसरे नंबर पर है, पर हमें अपनी कंपनी दूसरे नंबर पर नहीं बल्कि पहले नंबर पर लाना है। पर उसके लिए हमें कुछ बड़े डिसीजन लेने होंगे। सबसे पहले हमें इन्वेस्टर चाहिए होंगे जो हमें इंडिया से तो नहीं मिलेंगे। इसके लिए ऑलरेडी अपने छोटे भाई रूहान ओबेरॉय को अमेरिका भेज रखा हूँ, पर इतने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और करना होगा। इससे पहले कि रणवीर अपनी बात पूरी करता तभी जय का फ़ोन बज उठा और जय की कॉल देख करके रणवीर सोचने लगा, जय जानता है कि मेरी यह मीटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फिर भी मुझे कॉल कर रहा है, कुछ तो ज़रूर बड़ा बात है, मुझे यह कॉल लेनी होगी। यह सोचते हुए रणवीर बोला, एक्सक्यूज़ मी 1 मिनट। यह बोल करके रणवीर ने कॉल पिक किया और सब लोग रणवीर को फ्री होने का वेट करने लगे। रणवीर ने फ़ोन कान से लगाया तो उधर से जय की आवाज़ आई, रणवीर। वह आरुषि बहुत ज़्यादा ही। जय ने इतना ही बोला था कि रणवीर बीच में ही बोला, होल्ड कर 1 मिनट। जय फ़ौरन से चुप हो गया और रणवीर बोर्ड्स मेंबर से बोला, मीटिंग इज़ ओवर नाउ, दोबारा मीटिंग कब होगी आपको मेल करके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अभी आप सब लोग लीव कर सकते हैं, थैंक यू।
रणवीर की बात सुनकर मिस्टर बजाज, जो कि अभी ही रणवीर के साथ जुड़े हुए थे, गुस्से से भड़क कर बोले, यह क्या बदतमीजी है मिस्टर ओबेरॉय? मैं दुबई से सिर्फ इस मीटिंग के लिए आया हूँ, आप ऐसे कैंसिल कैसे कर सकते हैं? रणवीर ने उन्हें देखते हुए कहा, आई नो, अगर मैंने कैंसिल कर दिया है तो मतलब कैंसिल कर दिया है। अब अगर आपको हमारे साथ बिजनेस नहीं करना है तो गेट लॉस्ट एंड लीव। जो बोला तो वह बहुत भारी पड़ेगा। यह बोलते हुए रणवीर बिना मिस्टर बजाज की बात सुने रणवीर वहाँ से निकल गया। सारे बोर्ड मेंबर्स गुस्से से भर उठे थे, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक लफ्ज भी रणवीर के खिलाफ बोल पाते। रणवीर मीटिंग रूम से बाहर आकर बोला, अब बता डिटेल में क्या हुआ है। जय ने सारी बातें रणवीर को बता दिया। रणवीर सीधा अपने कैबिन में आ गया और बोला, मेरी बात ध्यान से सुन जय। जय, अब जैसा मैं बोलूँ तो वैसा ही करना। जय ने आरुषि की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, क्या करना है तू बता तो सही, एक हुक्म दे, सब सही हो जाएगा। रणवीर ने कहा, आरुषि को एक खरोच नहीं आनी चाहिए, ध्यान रहे वह अपने डैड से प्यार में आकर के कोई गलत कदम ना उठा ले, उसका ध्यान रखना, उसका साया बनकर। मैं कुछ देर में आता हूँ और साथ में तुझे एक काम को भी अंजाम देना है। यह बोलते हुए रणवीर के होठों पर एक खतरनाक स्माइल थी। वह जय को अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में बता रहा था, जिसे सुनकर जय को पसीने की बूंदें उसके माथे पर उभर आई थी। जय हकलाते हुए आवाज़ में बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? यह नहीं हो सकता है मुझसे, यह गलत है, यह सही नहीं है। तुम सोच क्यों नहीं रहे हो? अगर यह बात आरुषि को पता चल गई किसी भी तरह से तो वह तुझसे प्यार की जगह नफरत करने लगेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? रणवीर कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। जय की बात सुनकर रणवीर थोड़ा सा सोचने भी लगा था, शायद जय सही कह रहा है। तभी फिर से रणवीर कहने लगा, नहीं, तुम्हें वह काम करना है, समझे? कूल। यह बोलते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और अचानक ही उसके चेहरे की मुस्कान तेज हंसी में बदल गई। वह फ़ोन रखता है और फ़ौरन से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर आरुषि की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। आरुषि बहुत ज़्यादा ही रोए जा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तो रणवीर ने न चाहते हुए भी शादी करनी पड़ी, ऊपर से उसके डैड की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। कुछ ही देर में इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर आते ही कहने लगे, पेशेंट के फैमिली वाले कौन हैं? आरुषि यह सुनकर के फ़ौरन से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, जी डॉक्टर बोलिए, वह मेरे डैड हैं। डॉक्टर कहने लगे, उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है, उन्हें जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी, मगर उस सर्जरी में बहुत सारे पैसे लगेंगे। आप पैसे जमा करवा दीजिए, क्या आप दे सकती हैं? आरुषि कुछ सोच करके कहने लगी, आप बताइए तो सही कितना पैसा लगेगा? मैं देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर कहने लगे, उनके इलाज के लिए 3 करोड़ रुपए लगेंगे। यह सुनकर तो आरुषि की आंखें बड़ी हो गई थी। अभी आरुषि कुछ बोलती कि तभी पीछे से एक आवाज़ आया, जी डॉक्टर, हो जाएगा, आप अपना इलाज जारी रखिए, पैसे आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आरुषि यह सुनती है वह पीछे मुड़कर देखती है। वह कोई और नहीं बल्कि रणवीर ओबेरॉय ही था। आगे क्या होगा आरुषि के साथ और बृजमोहन जी क्या ठीक हो पाएंगे, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।